हेलो डियर स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में आप बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं या सुनते हैं। कभी भी आप जब अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं तो वहाँ पे आप बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि हमें ग्राफिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी टेबुलर फॉर्म में दिखाई देते हैं। जब हम किसी क्रिकेट बैट्समैन के एवरेज स्कोर की बात करते हैं, किसी चुनाव के पोलिंग रिजल्ट की बात करते हैं या हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर शहर के टेम्परेचर की, तो यहाँ पे सभी चीज़ें हमें किसी ना किसी तरह से ग्राफिकल फॉर्म में या न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में दिखाई देती है। अगर मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर कंपनी का प्रॉफिट और लॉस निकालना, तो यहाँ पे मुझे उसके पुराने रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब किसी पर्पसफुल रीजन से हम इन फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं तो इससे हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा जब हमारा होता है तो इस डाटा से हम अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब ये कलेक्शन ऑफ डाटा किया जाता है और इससे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये सभी चीज़ें होती है अंडर वन रूफ, दैट इज स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स का मतलब ही होता है टू कलेक्ट द डाटा टू फाइंड सम स्पेसिफिक रिजल्ट्स। और ये रिजल्ट्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? ये रिजल्ट्स स्पेसिफिकली 3 फॉर्म में हो सकते हैं: मीन, मॉड एंड मीडियन। मीन का मतलब होता है जब आप किसी डाटा का एवरेज निकाल रहे हैं। दूसरा होता है मॉड। मॉड का मतलब होता है ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कौन सा फैक्ट है जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, मतलब मोस्ट ऑकर्ड फ्रीक्वेंसी किस डाटा की है। तीसरा होता है मीडियन। मीडियन होता है पूरे डाटा का मिड पॉइंट। तो ये 3 चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है क्लास 10th चैप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स के अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज के इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं मीन की। मीन में बेसिकली 2 टाइप का डाटा हमारे पास में होता है। एक होता है अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा होता है ग्रुप्ड डाटा। अब हम बात करते हैं अनग्रुप्ड डाटा की। अनग्रुप्ड डाटा 2 तरह से हमारे सामने आता है। एक होता है इंडिविजुअल फॉर्म में, जहां पे आप ये सारे नंबर्स को देख रहे हो, ये सारे नंबर्स अलग अलग दिए हुए हैं। यहां पे हम देख रहे हैं कि जो 10 है वो एक बार आया हुआ है, 20 भी एक बार आया हुआ है, लेकिन 36 हमारे पास में यहाँ पे 3 बार अवेलेबल है। सिमिलरली 40 भी हमारे पास में यहाँ पे 4 बार अवेलेबल है। अब जब इस डाटा को हम ऐसे देख रहे हैं तो ये डाटा हमारे लिए काफ़ी बड़ा डाटा है और इससे हम मीन कैलकुलेट करना चाहें तो ये मीन क्या हो जाएगा इसका? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। ये जितने भी इंडिविजुअल वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ये सभी हमारे लिए ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जितनी भी वैल्यूज आप देख रहे हैं सभी हमारे लिए ऑब्जर्वेशंस हैं। और इसे हम किस चीज से डिवाइड कर देते हैं? अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला टू फाइंड मीन। किसके लिए? ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल डाटा। जब हम इंडिविजुअल डाटा की बात करें तो ये हमारे लिए मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर इस डाटा को हम थोड़े से और स्पेसिफिक तरह से कन्वर्ट कर पाए, एक अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, तो ये होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमने इस डाटा को और प्रीसाइज फॉर्म में लिख दिया ताकि रीडर जब इसे रीड करे तो उसे आसानी से समझ में आ सके कि यहाँ पे जैसे 40 4 बार दिया हुआ है तो हमने भी 40 की फ्रीक्वेंसी लिख दी है 4। सिमिलरली जब हमारे पास में 50 3 बार है तो हमने 50 की फ्रीक्वेंसी लिख दी है 3। तो इस तरह से हमने इस डाटा को कन्वर्ट कर दिया है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। लेकिन अभी भी ये अनग्रुप्ड ही है। अभी भी हमारे पास में जो डाटा है वो क्या है? अनग्रुप्ड। ठीक है, अब हम पहले तो सीखते हैं कि कैसे इस अनग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा का मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, दैट इज x बार इज इक्वल्स टू xi fi समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। हमारे पास में फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi। अब यहाँ पे xi fi, बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो यहाँ पे हमेशा सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद करना चाहिए। जैसे अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इस फॉर्मूले से आप टेबल आसानी से बना सकते हैं। आपको गिवन ये 2 कॉलम्स रहेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि हमें xi fi की वैल्यू फाइंड करनी है या समेशन ऑफ xi fi की वैल्यू फाइंड करनी है। तो समेशन ऑफ xi fi के लिए आपको xi fi नाम का एक कॉलम भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब हम ये xi fi में निकालना क्या चाहते हैं? तो xi fi में बेसिकली हम नंबर का और उसकी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जैसे हमने 10 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये xi fi की वैल्यू 10 आ गई है।
सिमिलरली 20 का मल्टीप्लाई उसकी फ्रीक्वेंसी 1 में मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, 36 का मल्टीप्लाई हमने 3 में किया तो 108 आ गया, 40 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 160 आ गया। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास में ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आ गई है xi को fi से। अब हम इसका मीन फाइंड करना चाहते हैं, तो मीन फाइंड करने के लिए भी हमने फॉर्मूला देखा समीशन ऑफ xi इंटू fi। समीशन ऑफ xi इंटू fi मतलब ये जो xi fi हमने फाइंड किया इन सभी का सम, तो इन सभी का सम हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी 1779। इसका जो टोटल सम आ रहा है वो 1779 आ रहा है, और जो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है हमारे पास में मतलब समेशन ऑफ fi हमारे पास में है 30। तो समेशन ऑफ fi की वैल्यू 30 है, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 30 से, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 30 से। तो अब हमारे पास में क्या आ रहा है वैल्यू, इसे डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड करते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 3 ज़ा 9। यहाँ आ रहा है 593 बाय 10, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 59.3 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो मीन है हमारा वो कितना आ रहा है 59.3। यहाँ पे ये मीन की वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है। और मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मीन को x बार से डिनोट किया जाता है। अब ये तो हमने फाइंड कर लिया अनग्रुप्ड डाटा का मीन। अब हम इस डाटा को और ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका मीन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। जब हम ग्रुप्ड डाटा की बात करते हैं तो ग्रुपिंग करने से हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि एक तो ये लार्ज डाटा जो इतनी बड़ी टेबल में अभी तक आ रहा था, अब ये डाटा एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एक छोटी सी टेबल में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे रीडर जब इसे रीड करेगा तो उसे आसानी होगी इस छोटे से डाटा को रीड करने में। और वैसे भी जब हम किसी पर्टिकुलर डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा बहुत ही बड़े बड़े फॉर्म में होता है, और जब इतने बड़े डाटा को हम इंडिविजुअल फॉर्म में या अनग्रुप्ड फॉर्म में रखेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो इन कैलकुलेशंस को इजी रखने के लिए हमने ग्रुपिंग की हुई है डाटा की, और यहाँ पे भी हमने ग्रुपिंग जो की है वो कुछ इस तरह से की, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है CI। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CI? CI का मतलब होता है क्लास इंटरवल। क्लास 9th में आपने ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है, तो इससे मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि क्लास इंटरवल, सबसे पहले CI होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्या होता है क्लास इंटरवल का मतलब? ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। जो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, जो ऑब्जर्वेशंस थे हमारे पास में, हमने उनको ग्रुप कर लिया। जैसे हमारे पास में वैल्यूज थी 10, 20 और 36, 40, ये सब वैल्यूज थी हमारे पास में, तो हमने इसकी ग्रुपिंग कर ली है। अब ग्रुपिंग हम 10-10 के डिफरेंस से भी कर सकते थे, 20-20 के डिफरेंस से भी कर सकते थे, लेकिन 10 के डिफरेंस से टेबल फिर से बहुत बड़ी हो जाती, 20 के डिफरेंस में टेबल इतनी छोटी हो जाती कि उसको कैलकुलेट करने में हमें एक एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता। इसलिए हमने एक मॉडरेट वैल्यू रखी जिससे टेबल भी छोटी हो जाए और हमें एक्यूरेसी भी इजीली मिल जाए। तो हमने इसलिए यहाँ पे 15-15 का डिफरेंस लिया है। इन दोनों जितने भी ये क्लास इंटरवल्स हैं, इनमें आपको डिफरेंस जो दिखाई दे रहा होगा ये 15-15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, और इसे ही हम बोलते हैं क्लास साइज या क्लास विड्थ। तो क्लास साइज या क्लास विड्थ हमारे लिए क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ एनी इंटरवल। कोई भी इंटरवल की अगर हम बात करें तो उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है? तो ये जितनी भी वैल्यूज इधर दे रखी है, मतलब हर एक इंटरवल की जो स्मॉलेस्ट या लीस्ट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो इंटरवल दे रखा है उसकी जो अपर लिमिट होती है या जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। तो हमारी अपर लिमिट क्या होती है? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एनी क्लास इंटरवल। और लोअर लिमिट क्या होती है? तो लोअर लिमिट इज द लीस्ट नंबर ऑफ एनी क्लास इंटरवल। तो इन क्लास इंटरवल में हमने 3 चीजें पढ़ी। एक तो क्लास इंटरवल के बारे में पढ़ा कि हमने ग्रुपिंग कर दी है वैल्यूज की। दूसरा हमने पढ़ा कि लोअर लिमिट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एनी इंटरवल, अपर लिमिट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एनी इंटरवल। फिर हमने पढ़ा क्लास साइज के बारे में। अब क्लास साइज क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन दी लोअर लिमिट एंड दी अपर लिमिट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी यहाँ पे फिलहाल क्या है? 15। इसका मतलब हमारी जो क्लास साइज है इस पर्टिकुलर टेबल की वो कितनी है? 15। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहला जो इंटरवल है हमारे पास में वो है 10 से 25 के बीच का। 10 से 25 के बीच में हमारे पास में 2 वैल्यूज आ रही है, 10 और 20, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है।
अगली वैल्यू है हमारे पास में 36 जो कि 3 बार आ रही थी, और उसके बाद में 40 हमारे पास में 4 बार आ रहा था। तो 36 36 36 और 40 40 40। नेक्स्ट इंटरवल था हमारे पास में 25 से 40 वाला, तो हमने यहाँ पे 40 को कंसीडर नहीं किया है। यहाँ पे हमने सिर्फ 36 वाली 3 वैल्यूज़ को लिया है। यहाँ पे हमने सिर्फ 36 को लिया है 3 बार, पर 40 को कंसीडर नहीं किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी भी टेबल में हायर वैल्यूज़ की या लो अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट वाली वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे 40 यहाँ पे आ रहा है, तो 40 को हम इस वाले इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, 40 को हम इंक्लूड करेंगे अगले इंटरवल में 40 to 55 वाले इंटरवल में। क्योंकि किसी भी इंटरवल में हायर या अपर लिमिट को नहीं इंक्लूड किया जाता है, हमेशा उसे नेक्स्ट इंटरवल में लोअर लिमिट पे इंक्लूड किया जाता है। आई बात समझ में बच्चों? तो मतलब आपको हायर वैल्यू या अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करनी है, हमेशा लोअर लिमिट वाली वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो ये टेबल हमने कुछ इस तरह से बना ली है। और अब जब ये टेबल बन गई है हमारे पास में, टेबल कैसे बनी है आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमने ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इनको अकॉर्डिंग टू इंटरवल कन्वर्ट कर दिया है। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, दैट इज क्लास मार्क्स। अब ये क्लास मार्क्स क्या होते हैं? तो क्लास मार्क्स इज द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, उसका मिड पॉइंट। जैसे हमने अगर बात करी 10 और 25 वाले इंटरवल की, तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा? तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? इनका एवरेज फाइंड करके। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, मतलब 10 प्लस 25/2 इज द क्लास मार्क, और इसको हम xi से डिनोट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 35/2 दैट इज 17.5। तो यहाँ पे हम एक और टेबल बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे, एक और कॉलम बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे xi क्लास मार्क के लिए। यहाँ पे आएगा 17.5। नेक्स्ट है हमारे पास में 25 to 40। तो इस वाली का अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा? 65/2 दैट इज 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 32.5। अगली वैल्यू भी ऐसे निकल जाएगी, और ये सारी वैल्यू जब हमारे पास में आ जाएगी तो ये हमारे क्लास मार्क वाला कॉलम आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब जब हम इस डाटा को ग्रुप कर चुके हैं, तो अब हम इससे मीन फाइंड कर लेते हैं। मीन फाइंड करने के लिए बेसिकली हमारे पास में 3 मेथड्स होती है। पहली है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरी है हमारे पास में स्टेप डेविएशन मेथड। अब बच्चों, स्टेप डेविएशन मेथड स्पेसिफिकली हमारे पास में सेशन 21-22 में सिलेबस में नहीं है। 21-22 वाले जो हमारा ईयर है उस सेशन में ये सिलेबस में नहीं है, इसलिए स्पेसिफिकली हम इस टॉपिक को अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन मेथड को डेफिनेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। तो जब डाटा छोटा है और ज़्यादा बड़ा डाटा नहीं है, हमारे पास में छोटा सा डाटा जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में डाटा थोड़ा बड़ा है, हंड्रेड्स में वैल्यूज़ है, और उनका जब मल्टीप्लिकेशन हमें करना है तो वैल्यूज़ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो एट दैट टाइम हम अज्यूम्ड मीन मेथड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर वही डाटा का यूज जो हंड्रेड्स में है या थाउजेंड्स में है, हम उसको स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, तो ये कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी, और कैलकुलेशन छोटी होने के कारण हमारा जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो और भी कम हो जाते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा डाटा बड़ा होते जाता है, हम स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड को प्रेफर करते जाते हैं। अभी फिलहाल हम सेम क्वेश्चन से जो हमने अनग्रुप्ड के फॉर्म में देखा था, ये यहाँ पे हमने अनग्रुप्ड के फॉर्म में देखा था, फिर उसके बाद में इसकी ग्रुपिंग की, और इसी ग्रुप्ड डाटा का हम पहले डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करेंगे। अब डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना इज अ वेरी इजी टास्क। यहाँ पे आपको सबसे पहले अगेन फॉर्मूला याद करना रहेगा। आपने यहाँ पे फॉर्मूला याद कर लिया तो आपके फॉर्मूले में आपको दिख रहा है यहाँ पे xi fi वाला टर्म है। इसका मतलब आपको सबसे पहले चाहिए xi, तो हम xi फाइंड कर लेते हैं हर एक वैल्यू का। यहाँ पे 17.5 आ रहा था, यहाँ 32.5 आ रहा था। 40 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 95। 95 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 47.5। फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास में 62.5। फिर अगली वैल्यू आएगी 77.5, और नेक्स्ट वैल्यू वुड बी
नेक्स्ट वैल्यू वुड बी 92.5। ये वैल्यूज हमारी आ रही है एक्स आई की। अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक्स आई एफ आई वाला कॉलम चाहिए, क्योंकि हमें समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू निकालनी है। अब इसे एफ आई एक्स आई लिखो या एक्स आई एफ आई लिखो बच्चों, एक ही बात है। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालने के लिए आपको पहले एक्स आई एफ आई निकालना पड़ेगा। मतलब 2 × 17.5 कितना हो जाएगा आपका 35। फिर 32.5 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 32.5 × 3, 5 3 15 का 5 कैरी ओवर 1, 3 2 6 7 और 3 3 9, 97.5 हो जाएगा ये। वैसे हम सारे कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। अब ये सारी वैल्यूज आ गई है, और अगर हम समीशन ऑफ एक्स आई एफ आई की वैल्यू निकालना चाहें, मतलब इन सभी डाटा को हम अगर ऐड करते हैं, पूरे डाटा को ऐड करते हैं, तो हमारे पास में वैल्यू आ रही है 1860 हमारी वैल्यू आ गई है। और अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो या समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई की वैल्यू आ रही है 1860, और जैसे कि हम जानते हैं समीशन ऑफ एफ आई की वैल्यू हमारे पास में 30 है। टोटल वैल्यूज जो है हमारे पास में 30 है। तो मीन या एक्स बार की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1860/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 2 6, तो मीन हमारे पास में आ गया है, मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू 62। अब हम बात करते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड की। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए भी सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अज्यूम्ड मीन, जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, हमें मीन अज्यूम करना है। इस बार हम खुद से मीन को अज्यूम करेंगे। तो मीन को अज्यूम कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको यहां पे फाइंड करना है एक्स आई की वैल्यूज, और एक्स आई में से ही हम बात करते हैं मीन अज्यूम्ड मीन की। जो क्लासेस दे रखी है हमारे पास में वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस है हमारे पास में। तो मिड क्लासेस कौन कौन सी होगी, 47.5 और 62.5, ये दोनों मिडिल वाली क्लासेस हैं। तो इसमें से कोई सी भी क्लास को आप अपना मीन अज्यूम कर सकते हो। तो लेट अस कंसीडर हमने 47.5 को मीन अज्यूम किया है। क्या किया है हमने, इसको 47.5 को मीन अज्यूम किया है। तो यहाँ पे इसी मीन को अज्यूम करा जाता है, और इसी कारण से इस पर्टिकुलर मेथड को हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। अब क्या कर रहे हैं हम, ये जो हमने मीन को अज्यूम किया है इससे हमें निकालना है डी आई। अब बच्चों मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो फॉर्मूला है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से टेबल के कॉलम्स को बना सकते हैं, पूरी टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको मीन में बोला है मीन एक्स बार इज इक्वल्स टू ए। तो ए हमने फाइंड कर लिया है, दैट इज अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एक्स आई डी आई। अब समेशन ऑफ एक्स आई डी आई के लिए आपको डी आई चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी आई, तो यहाँ पे डी आई आपको मिलेगा एक्स आई माइनस ए से। कैसे मिलेगा, एक्स आई माइनस ए से। तो अगला कॉलम जो होगा हमारा डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए का होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको फाइंड करना है यहाँ पे एक्स आई इंटू डी आई की वैल्यू, ये एक्स आई इंटू डी आई की वैल्यू। तो हम एक्स आई इंटू डी आई का भी एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई आएगा, प्लीज नोट इट डाउन। यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई आएगा। तो हमें एफ आई इंटू डी आई का कॉलम चाहिए, हमेशा हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू आ गई है हमारे पास में। ठीक है, तो एफ आई इंटू डी आई अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई, और समीशन ऑफ एफ आई हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमें फाइंड करना है समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू, जो कि हमें यहाँ पे इस पूरे कॉलम के सम से मिल जाएगी। चलो अब डी आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई माइनस ए। सबसे पहले आप ये देखो कि 47.5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 47.5 में से, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0। ठीक है, उसके बाद में जब आप 32.5 में से 32.5 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 47.5 को, आपका अज्यूम्ड मीन को, तो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगा 15। डू यू नो वाई 15? क्योंकि हमारा जो क्लास इंटरवल है सभी के बीच का वो 15 के डिफरेंस से है। और ये जो नंबर्स हमने यहाँ पे फाइंड किए थे, ये सारे नंबर भी हमारे पास में 15 के डिफरेंस से ही थे। तो सभी के बीच का जो डिफरेंस है वो 15 ही निकलेगा। इसीलिए जब हम 35 में से 47.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15 का डिफरेंस, दैट इज -15। अगला जो डिफरेंस रहेगा वो -30 रहेगा, और नीचे के जो डिफरेंसेस रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे।
तो ये आ गया हमारा DI। अब इस DI का मल्टीप्लाई हम FI से करवा देते हैं। तो FI से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू -30 विल बी -60, ये हो जाएगा -60। नेक्स्ट हो जाएगा -15 -45। 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और अब मैं आपको ये भी शो करते जाता हूँ कि किन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 6 होता है 90, ठीक है। अगली वैल्यू हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 6 का 77.5 से, तो सॉरी हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 6 का 30 से, तो 30 का 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 6 3 180 और 6 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 45 इंटू 6 विल बी इक्वल्स टू 0 3 6 4 20 6 4 24 25 26 27 270। और जो समेशन ऑफ FI/DI की वैल्यू है वो भी बहुत आसान हो गया है। तो 435 आपका आ रहा है समेशन ऑफ FI इंटू DI। ये सारी वैल्यूज अब हमारे पास में आ गई है। अब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे फॉर्मूले की। हमारे पास में फॉर्मूला दे रखा है मीन निकालने के लिए, मीन इज इक्वल्स टू A प्लस समेशन ऑफ FI/DI अपॉन समेशन ऑफ FI। अब हम x बार की वैल्यू निकालते हैं। A जिसकी वैल्यू थी 47.5, ये था हमारा अज्यूम्ड मीन, और उसके बाद में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो है प्लस समेशन ऑफ FI/DI की। तो समेशन ऑफ FI/DI है 435 अपॉन समेशन ऑफ FI, तो समेशन ऑफ FI की वैल्यू है 30। अब 435 को पहले 30 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 1 3 3 4 12 3 5 15। तो यहाँ पे हमारे पास में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 47.5 प्लस 14.5। यहाँ पे 145 को मैंने 10 से डिवाइड किया है तो वो आ गया 14.5। तो x बार की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0.5 प्लस 0.5 विल बी 0, कैरी ओवर 1, 7 और 4 11 और 1 12 की, तो कैरी ओवर अगेन 1 4 5 6 62.0। तो आपका मीन जो आ रहा है वो आ रहा है 62। तो अगेन वही मीन आ गया है जो हमने ऊपर फाइंड किया था। तो इसका मतलब जो हमने आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। तो ये हो गया हमारा अज्यूम्ड मीन मेथड भी कंप्लीट। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1 की। जो पहला क्वेश्चन है उसको आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं क्योंकि इसमें डाटा बहुत ही छोटा छोटा सा है, कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है इसे करने के लिए आप अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बताने वाला हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी जो है वो मिसिंग है, इन्हें कहा जाता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो ये जो क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी के होते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। कई बार एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी, कई बार 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो सकती है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आते ही आते हैं स्टैटिस्टिक्स से। तो अब हम इनके अगर क्वेश्चंस करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। यहाँ पे क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो आपको ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है। देखो, the following distribution shows the daily pocket allowance of a children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18। मतलब आपको यहाँ पे क्या चीज गिवन है, मीन गिवन है, मीन गिवन है आपको 18 रुपीज। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी f को फाइंड करना है। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपको कोई चीज अननोन है तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चीज आपको गिवन होगी। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिसिंग थी तो मीन आपको दे रखा था। वैसे ही अगर आपको कोई कई बार जैसे मीन अगर गिवन नहीं होता है तो आपको बाकी का पूरा डाटा गिवन होता है। तो अगर 2 फ्रीक्वेंसीज अननोन हुई तो यहाँ पे आपको 2 चीजें गिवन होनी चाहिए। मतलब आपको जो 2 अगर फ्रीक्वेंसी, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें 2 फ्रीक्वेंसीज अननोन है तो वहां पे आपको 2 चीजें एक्स्ट्रा गिवन होगी। ऐसे क्वेश्चन हमने वर्कशीट में ऑलरेडी डाले हुए हैं। जब आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे हमारी दी हुई तो उसके अंदर सभी टाइप के क्वेश्चंस कवर होते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं मीन फाइंड करने की। चलिए अब ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। इसे भी करना तो वैसे ही है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल है हमारा 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 एंड 23 से 25। ये हमारी क्लास इंटरवल की वैल्यूज आ गई। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, दैट इज FI हमें गिवन है। तो ये क्या है 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। अब हम निकाल लेते हैं XI की वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते हैं XI की वैल्यू हमारी मिडिल वैल्यू होती है क्लास इंटरवल्स की। तो 11, 12, 13, तो 12 आ गई इसकी वैल्यू। अब 2-2 के डिफरेंस से हम सारे क्लास मार्क्स जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि 2-2 का डिफरेंस हमारी क्लास इंटरवल जो है उनमें 2-2 का डिफरेंस है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये हो गई हमारी क्लास मार्क्स की वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास में है, XI हमारे पास में है, कौन सा मेथड लगाएं? अगर अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे डायरेक्ट मेथड का ही हमेशा यूज़ करें। कौन सी मेथड यूज़ करें? हमेशा डायरेक्ट मेथड। कभी भी अगर कोई अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आता है तो उसको आप डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो चलो, अब डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। मतलब यहाँ पे आपको FI XI की वैल्यू चाहिए तो हम FI XI की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसका समेशन निकाल लेंगे। तो ये टोटल वैल्यूज हमने निकाल ली है। 12 का मल्टीप्लाई 7 में करवा के 84, 6 का मल्टीप्लाई 14 में करवा के 84, ये सारी वैल्यूज हमारी निकल गई है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज निकली है इन सभी को हम सम करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू। अब यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 20F लिखा है मैंने। 20F इसलिए लिखा है क्योंकि 20 का मल्टीप्लाई अगर मैं F में करवाता हूँ तो डायरेक्ट 20F आ जाएगा। और अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं हम। 752 प्लस 20F, ये जो F है ये इसके साथ में ऐड नहीं होगा। ये जो F है यहाँ पे 20F, ये इसके साथ में ऐड नहीं होगा, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 20F लिखेंगे। सिमिलरली जब हम समेशन ऑफ FI करेंगे तो समेशन ऑफ FI की वैल्यू भी ऐसे निकलेगी। 13 और 22, 23, 24, 25, 25 और 35, 40, 44 आ रहा है यहाँ पे प्लस F के साथ में। 44 प्लस F हमारी क्या आ गई है? वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ FI। और समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू आ रही है 752 प्लस 20F। अब क्या क्या वैल्यू हमारे पास में आ गई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में x बार की वैल्यू ऑलरेडी 18 गिवन है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। तो x बार की जो वैल्यू हमारे पास में गिवन है वो क्या गिवन है? 18 गिवन है। अब समेशन ऑफ FI की वैल्यू हमारे पास में 44 प्लस F आ गई है। समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू हमारे पास में 752 प्लस 20F आ गई है। हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये तीनों वैल्यूज अवेलेबल है, ये वाली और ये वाली और ये वाली। इसको वैल्यू को सब्सटीट्यूट करके हम सॉल्यूशन कर देते हैं। तो 18 इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20F अपॉन 44 प्लस F। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? 18 इंटू 44 प्लस F इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20F। ठीक है, अब 18 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 44 इंटू 18, 792 यहाँ पे आ रही वैल्यू प्लस 18F इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20F। अब F को मैं RHS पे ले जाता हूँ और जो नंबर्स हैं उन्हें मैं LHS पे रहने देता हूँ। ये हो जाएगी हमारी
कैलकुलेशन कंप्लीट। इसके बाद में जब हम 752 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 792 में से तो कितना बचेगा हमारे पास में 40 इज इक्वल्स टू 2f। तो f इज इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 20। तो f की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों हमारे पास में 20। f की वैल्यू कितनी आ रही है 20। जो फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग थी उसकी वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 20। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, आंसर f इज इक्वल्स टू 20, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वॉज इक्वल्स टू 20। तो इस तरह से आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये जो पूरा मैंने सॉल्यूशंस किए हैं, ये जो पूरी टेबल बनाई है, ये पूरा जो डाटा मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये पूरे नोट्स आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मीन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कैसे मॉड निकाला जाता है और उसके बाद में हम सीखेंगे कैसे मीडियन निकाला जाता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।